मैं हूं आंचल आनंद। गुजरात और हिमाचल दोनों जगह के रिजल्ट्स आ गए हैं। दोनों जगहों पर बीजेपी की जीत हुई है। हिमाचल में बम्पर जीत और गुजरात में छठी बार पार्टी सत्ता में लौटी है। राहुल गांधी की जीत के दावे सही साबित नहीं हुए। उन्होंने हार स्वीकार कर ली है और दोनों नई सरकारों को बधाई भी दी है। सवाल ये उठता है कि इतनी मेहनत के बावजूद राहुल की हार क्यों हुई? क्या अल्पेश, जिग्नेश और हार्दिक की तिकड़ी काम नहीं आई? राहुल की हार में मुजरिम कौन है? गलत शब्द का प्रयोग मत कीजिए। प्रधानमंत्री है, तो क्या हुआ? 5-10 उद्योगपतियों की सरकार चली है। मोदी शाह के गढ़ में राहुल ने सेंध लगाने की भरपूर कोशिश की। 22 साल के बीजेपी राज को खत्म करने और कांग्रेस की वापसी के लिए राहुल ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, ताबड़तोड़ प्रचार किया, सही और सधी रणनीति बनाते रहे, उन मुद्दों को उठाया जो सीधे सीधे जनता से जुड़े थे। पिछले 22 सालों में गुजरात की जनता की सरकार नहीं चली है। गुजरात में 5-10 उद्योगपतियों की सरकार चली है। कांग्रेस का हाथ मजबूत करने के लिए राहुल ने गुजरात के जाति गणित को समझा, युवा चेहरों को साथ लिया। पाटीदार आंदोलन के अगुवा हार्दिक पटेल, दलित नेता जिग्नेश मेवाणी और ओबीसी नेता अल्पेश ठाकोर से दोस्ती की। विकास के मुद्दे पर मोदी और बीजेपी को घेरते रहे। मोदी जी अपने बारे में देश को बता रहे हैं। बाकी समय वो कभी अफगानिस्तान की करे, कभी चाइना की करे, कभी कुछ और करे। अरे भैया, गुजरात का चुनाव है, गुजरात के भविष्य की बात करिए। गुजरात में विकास को क्या हुआ? ये कैसे पागल हुआ? ये झूठ सुन सुनकर पागल हो गया। चुनाव के दौरान राहुल ने गुजरात में 21 दिन और 15 रातें गुजारी, 57 रैलियां की, अलग अलग तरह के कुल 300 कार्यक्रम में हिस्सा लिया। लेकिन नतीजा क्या आया वो देखिए। 182 सीट वाले गुजरात में बीजेपी के खाते में 99 सीट और कांग्रेस के खाते में 80 सीटें आईं। यानी फाइनल राउंड में राहुल मोदी से पिछड़ गए। आखिर ऐसा क्यों? क्या कांग्रेस के विभीषण ने ही राहुल को हरा दिया या फिर स्ट्रेटेजी बनाने में कोई चूक हुई? आखिर कौन है राहुल का मुजरिम? पहले चरण के चुनाव से ठीक पहले यानी 7 दिसंबर को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने मोदी के लिए नीच शब्द का इस्तेमाल किया। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है और ऐसे मौके पर इस प्रकार की गंदी राजनीति की क्या आवश्यकता है? मणिशंकर के इस बयान से कांग्रेस ने पल्ला झाड़ने की कोशिश की। पार्टी ने पहले मणिशंकर से माफी मंगवाई, फिर उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया। अब यदि मेरे कहने पर ये बताया जा रहा है कि मैंने उनको नीच कहा जाति के लिहाज से, तो मैंने नहीं कहा, लेकिन तब भी क्योंकि मैंने उस शब्द का इस्तेमाल किया, मैं माजरत चाहता हूं, मैं माफी मांगना चाहता हूं। लेकिन मोदी तो मोदी है। माफी के बाद भी चुनावी समर में मोदी ने नीच शब्द वाली बातों को खूब उछाला। 2 दिन बाद यानी 9 दिसंबर की एक रैली में उन्होंने गुजराती लहजे में मणिशंकर अय्यर के बहाने पूरी कांग्रेस पर हमला बोला। श्रीमान मणिशंकर अय्यर એમણે કહ્યું, આ મોદી તો નીચ જાતિનો છે, આ મોદી તો નીચ છે। ભાઈઓ બહેનો, આ અપમાન ગુજરાતનું છે કે નહીં? तो राहुल गांधी ने जब प्रेडिक्शन दी थी तो उन्होंने कहा था कि चौंकाने वाले नतीजे आएंगे, सरप्राइजिंग रिजल्ट होंगे गुजरात के। अब सरप्राइज क्या सबसे बड़ा राहुल गांधी को मिला? एक सपना टूटा, उसके पीछे की वजहें क्या है, उसी पर करेंगे महाबहस। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी, नेता बीजेपी के जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जयवीर शेरगिल, प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं और मेरे वरिष्ठ सहयोगी मनीष अवस्थी हमारे साथ सीधे अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगी जयवीर, हमारे साथ अगर जुड़े हुए हैं, क्योंकि विंडो में मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, कि
गुजरात गए राहुल गांधी, वहां पर उनको खाकड़ा खिलाया, वहां की जनता ने उनको चटनी खिलाई, अचार खिलाया, प्यार भी दिया, लेकिन सत्ता नहीं दी। अगर 3 कारण आपको गिनाने हो कि हार क्यों हुई, क्या होंगे वो कारण? देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से बधाई देना चाहता हूं। सपने जरूर टूटे हैं, जो हमारी आशाएं थी, अपेक्षा थी इस चुनाव से, वो खरी नहीं उतरी। सपने दोनों तरफ टूटे हैं, बल्कि कहूंगा जो अंत में आंकड़े आएंगे उसमें 13-14 सीटों का फर्क होगा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। एक तरफ अमित शाह जी का 150 सीट का सपना पूरा नहीं हुआ, दूसरी तरफ हमारी जीत का सपना नहीं पूरा। आपने 3 कारण पूछे। पहला कारण मैं मानता हूं, शहरी इलाकों में जो गुस्सा था व्यापारियों में, वो सही मायने में वोट में तब्दील नहीं हो पाया, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में हमें बहुत लोगों ने विश्वास जताया, चाहे किसान हो, दलित हो। दूसरा, जो बूथ मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन जिसे कह देते हैं काडर की, उसको हमें थोड़ा और मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि फेज 1 में जो वोटर टर्नआउट था वो बढ़ सकता था अगर हम और थोड़ी शिद्दत और सरफरोशी से ऑर्गेनाइजेशन और बूथ मैनेजमेंट में ध्यान देते। और तीसरा, आपके शो में आपने कहा कि मोदी मैजिक। देखिए, आज मैं किसी की जीत उनसे छीनना नहीं चाहता, आज खुशी का दिन है बीजेपी के लिए, पर उनके 6 मंत्री भी हारे हैं पिछले 3.5 वर्ष में। आज पहली बार हुआ है 1995 के बाद ये आंकड़ा 100 से नीचे गिरा है भाजपा का। कहीं ना कहीं मोदी जी की चमक धमक और जो जादू की छड़ी जो उनके पास आती थी, उस पर भी अंतर पड़ा है। जहां हमारे लिए हार से एक बड़ा संदेश है कि मेहनत और करनी पड़ेगी, भाजपा के लिए भी बड़ा संदेश है। जयवीर, तीसरा कारण नहीं दिया आपने, ग्रामीण रूप। तीसरा कारण नहीं दिया। क्या मणिशंकर अय्यर अभी भी आपकी पार्टी में हैं? क्या वो तीसरा कारण थे? देखिए, जहां तक मणिशंकर अय्यर जी की बयान का सवाल है, राहुल गांधी जी ने साहस दिखाया, उन्हें पार्टी से शो कॉज दिया, निकाला भी। और अगर आप मुझे स्पष्ट शब्दों में पूछें तो मुझे लगता है आखिरी कैंपेन में मोदी जी का जो गुजरात का जो मैं बेटा हूं, मुझे नीच कहा, कहीं ना कहीं हाँ उनको उस बात का फायदा जरूर मिला है, कहीं ना कहीं उसका बात बयां का डैमेज हुआ है, पर हमने राजनीति से ऊपर उठ के एक कदम उठाया। आपने डैमेज कंट्रोल किया, जी भी। आपने मणिशंकर अय्यर को सस्पेंड किया। मैं ये पूछ रही हूं कि क्यों अभी तक मणिशंकर अय्यर को सैक नहीं किया गया? वो तो कह रहे हैं मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। और पूरा का पूरा जो लास्ट लेग ऑफ इलेक्शंस था, ये हर कोई जानता है कि पूरा का पूरा गुजरात अस्मिता नीच कांड से शुरू हुआ, पाकिस्तान की एंट्री वहां पर आकर टिक गया। आपको सबसे ज्यादा डैमेज अगर किसी ने पहुंचाया तो 2 भस्मासुर, कपिल सिब्बल और मणिशंकर अय्यर। क्या एक्शन हुआ? देखिए, मणिशंकर अय्यर जी का जहां तक सवाल है, कांग्रेस पार्टी के वो प्राइमरी मेंबर थे और उन्हें प्राइमरी मेंबरशिप से निकाल दिया गया है, प्राइमरी मेंबरशिप बर्खास्त कर दी गई है, उसके बाद उनको शो कॉज भी दिया गया है। और उस तरह मैं वही, आपने बात मुझे पूरी नहीं करने दी, चुनाव अगले साल भी आएंगे, नरेंद्र मोदी जी को भी राहुल गांधी जी की तरह साहस दिखाना चाहिए, राजनीति का स्तर ऊपर उठ जाए। जो जो प्रवक्ता राहुल गांधी जी को अनाप शनाप बयान देता है, उन्हें भी उसी तरह के कठोर कदम लेने चाहिए, तो आगे भी चुनाव लड़ने में मजा आएगा और दिलचस्प रहेगा। दोनों हमने बहुत शिद्दत और सरफरोशी से चुनाव लड़ा है, मेहनत वो रंग नहीं लाई, पर एक संदेश गया है कि टीम मोदी को हराया जा सकता है और कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान में हम और मेहनत करेंगे। हराया जा सकता है, लेकिन कैसे? मोदी का जवाब क्या राहुल है? ये बड़ा सवाल अभी भी बरकरार है। बहरहाल, प्रेम शुक्ला जी, जीत का दिन है, आपके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। अगर 2 थैंक यू कार्ड्स आपको जीत के लिए भेजने हो, अपनी जीत के लिए भेजने हो, तो वो किसको भेजेंगे? कपिल सिब्बल और मणिशंकर अय्यर को? बिल्कुल नहीं, हम तो विकासवाद को भेजेंगे। विकास पर जो गुजरात की जनता का विश्वास है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर जो गुजरात का विश्वास है, आदरणीय अमित शाह जी के सांगठनिक कौशल पर को हम जरूर देना चाहेंगे। हमारे जो पन्ना प्रमुख से लेके प्रधानमंत्री तक का जो परिश्रम है चुनाव के दौरान, उसको हम देना चाहेंगे। और जो अलगाववाद, आतंकवाद, जातिवाद, इस तरह के जो जहर घोलने का काम करने वाले हैं, उनको पराजय करने का जो शुद्ध संकल्प लिया गुजरात की जनता ने, मुझे लगता है कि उसको हम जो है लड्डू खिलाना चाहेंगे, उसका अभिनंदन करना चाहेंगे। नहीं, मोदी जी को तो थैंक यू कार्ड दे दीजिए। सोचिए, अगर मोदी जी नहीं होते, जल थल नभ हर जगह पर मोदी मोदी थे, अगर वो नहीं होते और सी प्लेन से उनकी लास्ट लेग में एंट्री नहीं होती और लास्ट ओवर में वो छक्के चौके नहीं जड़ते, तो बीजेपी का क्या होता? कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है, ऑप्शन नहीं है मोदी की
लेकिन बीजेपी के पास भी क्या है, लोकल लीडरशिप क्या थी, कहाँ थी? ये तो हमारा सौभाग्य है ना कि हमारे पास आदरणीय नरेंद्र मोदी जैसा चमत्कारिक नेतृत्व है, हमारे पास ऐसा कुशल अध्यक्ष है, हमारे पास जबरदस्त संगठन है, हमारे पास जबरदस्त विचार परिवार है, हमारे पास विकास की दरकार करने वाला प्रशासन खड़ा करने की क्षमता है। तो इसके लिए तो निश्चित तौर पर यही तो इन्हीं सारी बातों पर तो लोगों ने वोट दिया, इन्हीं पर तो विश्वास व्यक्त किया लोगों ने। ठीक है, और दोनों एक्सपर्ट्स के पास आऊंगी, लेकिन जयवीर कुछ कहना चाह रहे हैं। जिस तरह से प्रेम शुक्ला ने बोला, बिल्कुल दीवार का डायलॉग याद आ गया जयवीर की। हमारे पास कैडर है, संस्थान है, हमारे पास मोदी है, आपके पास क्या है? आपके पास मंदिर हॉपिंग राहुल गांधी थे जो शायद लास्ट मिनट पर वहां पर उतारे गए। रीजनल लीडरशिप नहीं है, उनके पास पन्ना प्रमुख हैं जो लोगों को वोट पहुंचा रहे थे। आपके लिए सबसे ज्यादा कंजीनियल एटमॉस्फेयर था जिसको आप इनकैश नहीं कर पाए। देखिए, आपने सही कहा कि इनके पास मोदी है। अगर आप 2014 के चुनाव देखें, हमारे पास सिर्फ हम 17 असेंबली सीट्स 17 उन पे जीत पाए थे, और भारतीय जनता पार्टी 145 या 155 के असेंबली सीट्स पे जीती थी। आज हम 17 से 84 पे हो गए हैं और वो 99 के पे सिमट गए हैं। तो अगर वो मोदी हैं, मोदी मैजिक चल रहा है, तो मैं बार बार दोहरा रहा हूं, मोदी मैजिक कहीं कम हो रहा है। वो किसान जो ग्रामीण क्षेत्र है जिसने मोदी जी पे विश्वास अगर 2014 में दिखाया था, आज उनका आक्रोश वो असलियत में आक्रोश है जिसका कांग्रेस पार्टी को लाभ मिला है। आज हम 13-14 सीटों से जरूर हारे हैं, पर प्रधानमंत्री मोदी का भी जो जलवा जलौर है वो 155 से निपट के 99 पे आया है। हमारे लिए भी सीख है। ये कहना कि मोदी जी का मुकाबला नहीं है, गुजरात चुनाव ये साबित करता है कि मोदी जी को हराया जा सकता है और कांग्रेस पार्टी हराएगी। ठीक है प्रदीप जी, उन्होंने कहा कि मोदी मैजिक कम हो रहा है। अब कांग्रेस कब तक राम भरोसे रहेगी? वैसे इस फ्रेजोलॉजी को यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कब तक इस भरोसे में रहेगी कि मोदी मैजिक कम होगा? कब उसका कैडर बाहर निकलेगा? कब वो जाकर वोट मांगना शुरू होंगे? कब रीजनल लीडरशिप स्ट्रांग की जाएगी? कब ये कांग्रेस की कंफ्यूजन की स्थिति खत्म होगी? देखिए अंचल, जो रिजल्ट है अगर आप उसको देखें तो एक बात तो बड़ी साफ नजर आती है कि नरेंद्र मोदी पर लोगों का भरोसा अभी कायम है, एक बात। दूसरा, कांग्रेस की लीडरशिप पर अभी गुजरात की बात कर रहे हैं तो गुजरात के लोगों का ये भरोसा नहीं जमा कि वो उनको सत्ता सौंप दे। 22 साल की एंटी इनकम्बेंसी, पाटीदार नाराज, व्यापारी नाराज, किसान नाराज, युवक नाराज, ऐसे माहौल में भी अगर पार्टी नहीं जीत रही है तो उसको कुछ सोचना चाहिए। ये दोनों पार्टियों के लिए वेकअप कॉल है मेरी समझ से। बीजेपी को भी देखना चाहिए कि 2002 से लगातार उसकी सीटों की संख्या कम होती जा रही है। 2002 127, 2007 में 117, 2012 में 115, अब 99-100। तो ये जो क्रम है ये एक तरह की चेतावनी है कि भाई आप अपने को सुधारिए। 2019 से पहले हम विकल्प पर विचार कर सकते हैं, अभी तक किया नहीं है लोगों ने। लेकिन क्या कांग्रेस विकल्प हो सकती है? गुजरात चुनाव में तो लोगों ने कहा कि नहीं, अभी हम नहीं, कांग्रेस पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। दूसरा, आप देखिए जो उनकी स्टेट लीडरशिप, माफ कीजिएगा, मुझे रिजेक्ट कर दिया लोगों ने। छोटे से ब्रेक के लिए स्टेट लीडरशिप थी, ये आप एक फैक्चुअल, मुझे तो पता ही नहीं स्टेट लीडरशिप थी या नहीं थी वहां पर, क्योंकि जो लोग थे वो अपने चुनाव ही नहीं बचा पाए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। मनीष अवस्थी, आपके पास लौटूंगी इस छोटे। तो कांग्रेस की स्ट्रैटेजी लगता है पहले से ही तैयार थी कि जीते तो कांग्रेस और जीते तो राहुल, हारी तो ईवीएम, और ये भी चर्चा आज सुबह से शुरू हो गई। लेकिन मैं मनीष अवस्थी के पास जाना चाहूंगी। मनीष, आपसे मैं ये पूछूंगी कि कांग्रेस को ये सबक लेना चाहिए कि सिर्फ अच्छे स्क्रिप्ट राइटर होने की वजह से कांग्रेस चुनाव नहीं जीत सकती है, जब तक उसके पास ग्राउंड स्वेल ना हो, फोर्स मल्टीप्लायर्स ना हो, कार्यकर्ता ना हो जो लोग को बूथ में लाके वोट पड़वा सके। देखिए आंचल, ये बात तो सच है कि कांग्रेस इस मामले में शिथिल दिखाई दी, और इसके पहले भी अगर आप देखें तो कांग्रेस के जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप कहें एनएसयूआई, सेवा दल, ये जो लोग काम करते थे वो अब पूरी तरह से नदारद दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति में बीजेपी के कार्यकर्ता, बूथ मैनेजमेंट, पन्ना पेज मैनेजमेंट और ये जो बिल्डिंग टू बिल्डिंग मैनेजमेंट हुआ है, वो जो रणनीति के तहत और स्ट्रैटेजी के तहत हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि वो भी इस जीत के लिए बड़ी भूमिका निभाया है। और जहां तक बात की जाए कि आखिर
राहुल को क्या भारी पड़ गया, जो मेरी नजर में भारी पड़ता दिखाई देता है, अस्मिता का सवाल है। गुजरात में गुजराती अस्मिता ये यहाँ के डीएनए में है, और जिस तरह से बयानबाजी और जो बोलचाल हुई, जिस तरीके से शब्दों के बाण चले, जैसे विकास पागल हो गया, गब्बर सिंह टैक्स, फिर मणिशंकर अय्यर और सिब्बल का सब्बल, ये सारी बातों ने इतने गड्ढे खोद दिए। मुझे ऐसा लगता है कि तश्तरी में परोसी हुई जीत उनके मुंह से जैसे कोई निवाला खींचकर ले गया हो। लेकिन जहां तक बात हो रही है मोदी मैजिक की, तो आपको मैजिक का पहला प्रिंसिपल और फिलॉसफी पता है, ये इल्यूजन होता है। इस जो आंकड़े सेंचुरी तक भी नहीं पहुंच पाए, ये बीजेपी के लिए भी संकेत है कि आने वाले राज्यों में, आने वाले समय में जो अलग अलग राज्यों में चुनाव हैं, उसको लेकर उन्हें सतर्क होना होगा। केवल इल्यूजन काम नहीं करेगा, लेकिन उन्हें अपने आप को एक आत्मचिंतन का ये ऐसा मौका मिला है जिसके तहत वो अपने आप को आगे मजबूत कर सके। आंचल जयवीर, बिल्कुल सही बात कही यहाँ पर मनीष अवस्थी ने। मनीष ने कहा कि किस तरह से आपके पास ग्राउंड फोर्स है ही नहीं। याद होगा आपको जब राहुल गांधी ने अमरिंदर का बहुत हेजिटेंटली नाम लिया था, लेकिन पंजाब में अमरिंदर सिंह का नाम लेना, एक चेहरा देना बेहद जरूरी था। आप चुनाव जीते भी। ये चीज गुजरात में क्यों रेप्लिकेट नहीं कर पाई कांग्रेस? देखिए, श्री राहुल गांधी ने हमेशा कहा है अगर जीत हो तो वो श्रेय उस राज्य की जनता और उस राज्य के नेताओं को दिया जाता है, चाहे हिमाचल में वीरभद्र जी हों, पंजाब का आपने उदाहरण दिया। हार है तो वो राहुल गांधी जी ने बहुत बार कहा है, मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। आपने कहा कि आपने लीडर क्यों नहीं दिएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र जीती, हरियाणा जीती, उत्तर प्रदेश जीती, उत्तराखंड जीती बिना किसी मुख्यमंत्री चेहरे के। तो और हम भी कई राज्य जीते हैं पहले भी बिना किसी मुख्यमंत्री चेहरे ना उसके। तो ये जब जीत जाता है तो ये कौन सी रणनीति काम आ जाए वो हर राज्य पे है। दूसरा, हम कोई व्यक्ति विशेष चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। हमने गुजरात की जनता की बात रखी। हाँ, कमी रह गई जरूर, 13-14 सीट से जरूर हार गए। आपने बयानबाजी का कहा कहीं हमने गड्ढा खोड़ दिया, तो बयानबाजी दोनों तरफ से हुई। तो कहा यह भी जा सकता है जो 2014 पे 155 पे थे वो गुजरातियों को भूल के अगर पाकिस्तान हफीज सईद, धोकलाम और पूर्व प्रधानमंत्री पे पाकिस्तान से षड्यंत्र का बेबुनियादी आरोप लगाए, क्या वो जिम्मेदार है कि वो 100 से नीचे निपट गए? और क्या हम पे मणिशंकर अय्यर के बयान का भारी है? तो शायद ये पूरी बात इंट्रोस्पेक्शन की है। हम इस पे चिंतन जरूर करेंगे, करना भी चाहिए अगर बेहतर करना है। बूथ लेवल पे मैं आपकी बात से 100% मानता हूं। फेज 1 में अगर वोटर टर्नआउट पिछली बार जितनी थी तो कहीं ना कहीं हाँ हम पे भी कमी रह गई है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन और बूथ लेवल पे लोगों को बाहर लेके आना, समय पे वोट डालना, उनके गुस्से को वोट में तब्दील करने का जो हुनर है उस पे और मेहनत करनी चाहिए और करेंगे, जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में हमें फायदा दे। बिल्कुल मेहनत करनी चाहिए और आप लोग तो आजकल सीख भी रहे हैं मोदी जी से बहुत ज्यादा। खुद राहुल गांधी ने ये बात कही। प्रेम शुक्ला जी, लेकिन ये भी सच है कि जो जीत हुई है वो पूरी तरह से मोदी की जीत हुई है, बीजेपी की जीत नहीं है। कि अगर आप सेंचुरी भी नहीं ठोक पा रहे हैं यहाँ पर, जहां पर 150 प्लस का टारगेट दिया गया था आप लोगों को। जिस तरह से विराट कोहली की जीत और टीम इंडिया की जीत को अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जीत को और भारतीय जनता पार्टी की जीत को हमारी ये एक ही और मणिशंकर अय्यर की नो बॉल इकाई है, इसमें कोई अलगाव नहीं है। अब मणिशंकर अय्यर तो भाई नो बॉल डालने के लिए गेंद दी किसी उनके हाथ में, वो बॉलर किसके थे? वो जब 2014 से लेकर आज तक जब इसी तरह की बातें कर रहे थे, 2014 में चाय वाला कहा, 2015 में पाकिस्तान चले गए और वहां के राजनयिकों से कहने लगे कि आप हमारी मदद करो, हम जो है मोदी जी को वहां से अपदस्थ करना चाहते हैं। 6 दिसंबर 2017 को अपने घर पे पूर्व राजनयिकों को बुला लिया, बैठ लिए। तो ये सारी चीजें कांग्रेस के पदाधिकारी के रूप में ही कर रहे थे ना वो। तो कांग्रेस ने उनको गेंदबाजी का अवसर क्यों दिया? और जब उन्होंने गेंदबाजी की है, अच्छा एक बात बताइए प्रेम शुक्ला जी, पिछले 22 साल में समझ के मारा पिछले 22 साल में क्या बीजेपी अपने होम ग्राउंड पर इतनी नर्वस दिखी है जितनी इस बार दिखी? ईमानदारी से दिल पर हाथ रख के बताइए। भारतीय जनता पार्टी कभी नर्वस नहीं होती। हर रण संग्राम को वो एक नई चुनौती के तौर पर लेती है। हमारा पन्ना प्रमुख से लेकर हमारे प्रधानमंत्री तक एक रणनीति तैयार करते हैं, उस रण में उतरते हैं। और आप देखेंगे इस चुनाव में जो है कांग्रेस के सेल्फ गोल नहीं होते तो आप सरकार शायद नहीं बना पाते। नहीं, सेल्फ गोल के हम उनके सेल्फ गोल के भरोसे बैठे नहीं थे। 16,000 शक्ति केंद्रों पर हमारे जो कार्यकर्ता बैठे थे, उनके साथ
प्रधानमंत्री जी का और अध्यक्ष जी का सीधा संवाद होना, SC ST मोर्चा, OBC मोर्चा, कार्यकर्ताओं को प्रेरित करना, पन्ना प्रमुख को प्रेरित करना, तो हमें पूरा जो है एक तंत्र के साथ और पूरे विचार परिवार के साथ, विकास की नीति के साथ मैदान में उतरे थे और वो जीता है। जातिवाद हारा है, राहुल गांधी अलगाववाद हारा है। आप ये बात मानेंगे जातिवाद कि अलगाववाद कर रहे थे वो, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, कश्ती हमारी वहां डूबी जहां पर पानी कम था। कुल मिलाकर अगर स्थिति देखी जाए, क्योंकि जो आंकड़े अभी भी चल रहे हैं 99-80 बहुत क्लोज रेंज में थी, कांग्रेस शायद सरकार बना देती अगर एक के बाद एक सेल्फ गोल ना होते तो, और वो भी बिना काडर के। आंचल जी, चुनाव में हार जीत का कोई एक कारण नहीं बनता, बहुत से फैक्टर्स मिलके जीत या हार का कारण बनते हैं। तो ये ये हम चर्चा ही कर सकते हैं कि सेल्फ गोल ना होता तो क्या होता, और हुआ तो क्या हुआ, कितना उसका असर हुआ, कितना वोट में बदला, ये तो चर्चा चलती रहेगी। लेकिन एक बात है कि जब नेता की बात पर लोगों को भरोसा हो, वो गलत बोल रहा हो या सही बोल रहा हो, लोग मानने को तैयार हो, तब तो फर्क पड़ता है। इस नतीजे से लगता है कि राहुल गांधी के प्रति उस तरह का विश्वास लोगों में नहीं जगा है जिस तरह का विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों पर है। अब कांग्रेस आरोप लगा सकती है कि उन्होंने वादे पूरे नहीं किए, वो सच नहीं बोलते, वो गलत बयानी करते हैं। ये सब बातें अपनी जगह मानने की सही है, फिर भी लोग उन पर भरोसा करने को तैयार हैं। तो कांग्रेस को ये सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, जवाब बात पर लोग, आपकी बात पर लोग भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए, मैं उम्र और तजुर्बे में आप सबसे छोटा हूं, पर एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। 15 साल बाद शीला दीक्षित जी दिल्ली का चुनाव हारी, यूपीए के 10 साल के बाद, यूपीए 1, यूपीए 2, उसका गुस्सा शीला दीक्षित जी की सरकार पे दिखा। आज गुजरात में सिर्फ 3.5 वर्ष के अंदर अंदर गुजरात, जो उनका मॉडल, जो इसको बैज ऑफ ऑनर, जिसको गर्व से पूरे भारतवर्ष में जिसके बल पे वो प्रचार करते थे, 3.5 वर्ष में केंद्रीय सरकार में 155 से वो 99 पे आ गए। तो मैं सिर्फ टाइम कंपैरिजंस दे रहा हूं दोनों बात में। जीते जरूर है, मैं उनकी जीत को पूरा आदर करता हूं, शुक्रगुजार, पर 3.5 वर्ष में मोदी जी ने गुजरात को 155 से 99 पे ले आए। दूसरी बात, चुनाव जो जीता हारा, उसके बाद एक बात इस देश की जनता देखेगी, राहुल गांधी ने इस चुनाव में साहस दिखाया है। उसने प्रधानमंत्री पद की मान और लाज और परंपरा की इज्जत की है। हम प्रवक्ताओं को, हम नेताओं को संदेश दिया है, अगर आप प्रधानमंत्री के खिलाफ अब शब्द बोलेंगे आपको निकाल दिया जाएगा। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने संदेश दिया है, जितना आप राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी करेंगे उतना ही आपको पार्टी पे प्रमोशन मिलेगा। तो मुझे अपने लीडर पे गर्व है। जहां तक चुनाव का समय, हम हार जीत लगी रहती है, हम स्वीकार करते हैं, काम करेंगे, पर आज देश का गरीब ने भी संदेश दिया है कि वो मोदी के खिलाफ हैं। आपकी टीम बहुत अच्छी है, आप वहां के ग्रामीण क्षेत्रों के वोट शेयर के नंबर और सीटों के नंबर मंगाइए। आपको पॉइंट यहाँ पर उठाया देखना है ग्रामीण क्षेत्र में कि जो सूट बूट की सरकार का तमगा है, कहीं ना कहीं अब वो स्टिक करते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि रूरल अर्बन डिवाइड, और खास तौर से गुजरात के अंदर अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज देखा जाए तो अर्बन पॉपुलेशन ज्यादा है, जहां पर रूरल का वर्डिक्ट पूरी तरह से वो कांग्रेस के साथ खड़ी नजर आ रही है। अब आगे 2018 में जो चुनाव हो रहे हैं वो एरियाज रूरल ज्यादा हैं, और ये देश इस वक्त रूरल डिस्ट्रेस के दौर से गुजर रहा है। तब क्या स्ट्रैटेजी होगी आपकी? देखिए, विभिन्न इलाकों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के राज में कपास के उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई, दूध के उत्पादन में 5 गुना वृद्धि हुई, गांव गांव पानी पहुंच गया, तमाम तरह की चीजें वहां विकास करके मूंगफली का जो समर्थन मूल्य दिया उसको बोनस भी देना। कर्नाटक में 1 दाना मूंगफली नहीं खरीदी कांग्रेस की सरकार ने। लेकिन जातिवाद का जहर फैलाकर जो है गांव के लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया गया, चुनाव को कठिन बनाने का प्रयास किया गया, जातियों के आधार पर बांटा गया, बहुत सारे दुष्प्रचार किए गए। लेकिन फिर भी जो है गांव के लोगों ने हमको अस्वीकार नहीं किया है। जो मैंडेट हमको जितना जबरदस्त मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, ये सत्य है। हम उसमें निश्चित तौर पर हमारा चिंतन होगा कि वहां पर जो है किस तरह से ग्रामवासियों में जिस तरह की भ्रम की स्थितियां फैलाई जा रही हैं या उनका कोई असंतोष है, तो उसको कैसे असंतोष को खत्म किया जाए, कैसे उस भ्रम को दूर किया जाए और कैसे उसको मुख्यधारा में लाकर जो है विकास के महामार्ग पर गांव को मिलाया जाए। ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी विकासवादी राजनीति करती है,
जातिवादी राजनीति करके, विभाजनवादी राजनीति करके नहीं, विकास कभी किसका? भी यही सवाल है शहर को, मनीष। गांव को अलग इकाई नहीं मानती। विकास एक पर्टिकुलर ग्रुप का हो रहा है, जो लगातार राहुल गांधी भी अपनी स्पीच में बोल रहे थे, लेकिन इसके बावजूद वोट में तब्दील नहीं हो पाया। लेकिन जनता ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है कि विकास सिर्फ एक वर्ग का होगा तो वह बर्दाश्त से बाहर होगा। गुजरात से कम ये सबक बीजेपी को भी लेना चाहिए। इंतजार कर रहे हैं, शायद कांग्रेस से पूछो। एक छोटा सा, ठीक है मनीष, सवाल आपसे था, लेकिन जयवीर कुछ कहना चाह रहे हैं। जयवीर क्विकली। देखिए बहुत छोटे, आप देखिए भाजपा के 6 मंत्री ने अपनी सीट खोई है। वो उनके पास मंत्रालय क्या क्या था? वाटर सप्लाई, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जस्टिस सिस्टम, हेल्थ डिपार्टमेंट, ट्राइबल मिनिस्टर, ऐसे 6 मंत्री जिनसे ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े महकमे थे, उन सब ने अपनी अपनी सीट खो दी है। तो इसमें एक बहुत बड़ा संकेत है, जितना हमें शहरी इलाकों में काम करना है उतनी नाराजगी ग्रामीण क्षेत्र की भारतीय जनता पार्टी से है। ये चुनाव ये जरूर साबित करता है। मनीष, आपका एनालिसिस क्या कहता है? देखिए आंचल, मेरा ये कहना है कि बीजेपी संगठनात्मक कौशल्य की माहिर है और वही उसने दिखा दिया इस बार। मोदी का चेहरा भले ही सामने था, लेकिन एक चीज वाकई बीजेपी को चिंतन करने की जरूरत है कि आखिर देश के प्रधानमंत्री को प्रदेश के चुनाव में ठीक उसी तरह काम करना पड़ा जब वो यहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो ये जो मजबूत होना चाहिए था, जिसे होम टर्फ कहते हैं, उस पर आकर उनको बैटिंग करना पड़े। मुझे ऐसा लगता है बीजेपी को भी आत्मचिंतन करना चाहिए। जहां तक राहुल गांधी, कांग्रेस और बाकी अल्पेश, जिग्नेश और हार्दिक की बात है, तो मुझे ऐसा लगता है इन्हें अपना कैडर मजबूत करना होगा। अगर कैडर मजबूत नहीं हुआ तो ये चौकड़ी के लिए आगे भी रहा इस राज्य में आसान दिखाई नहीं देती। प्रदीप जी, ये गुजरात अस्मिता का कार्ड आपको कितना लगता है चला इन चुनावों में? मैं बहुत पूरा का पूरा दिन के बाद आपसे ये सवाल पूछूं इस कॉन्टेक्स्ट में कि गुजरात में गुजरात अस्मिता का कार्ड चल सकता था। बीजेपी के लिए वार्निंग सिग्नल ये है कि और राज्यों में ये कार्ड शायद नहीं चलेगा, फिर क्या? देखिए, हर राज्य के लिए बीजेपी की या कांग्रेस की भी जो भी पार्टी है उसकी स्ट्रेटजी अलग होती है। यहाँ प्रधानमंत्री को मालूम है कि ये कार्ड चलेगा, इसलिए उन्होंने उसका इस्तेमाल किया और वो चला। मेरा मानना है कि ये जो आपको फिगर दिख रही है ये उल्टी भी हो सकती थी अगर प्रधानमंत्री का अस्मिता का कार्ड न चला होता। अगर गुजरात के लोगों का जो उनमें भरोसा है उस भरोसे में कोई कमी आई होती तो ये फिगर जो है उल्टी भी हो सकती थी। तो बीजेपी की जीत में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो प्रधानमंत्री की गुजरात में लोकप्रियता और गुजराती अस्मिता की पहचान के रूप में उनकी जो छवि है उसका फायदा हुआ है। मंदिर जाना काम नहीं आया जयवीर। देखिए, अगर एक जैसे अंग्रेजी में कहूं ऑन अ लाइटर नोट, सोमनाथ में जितनी सीटें थी चारों, हम मंदिर वो कांग्रेस जीती है। दूसरा, कांग्रेस मंदिर सिर्फ आशीर्वाद लेने गई थी, वोट बटोरने नहीं गई थी। नाम मंदिर हमारे मैनिफेस्टो में था, जो हमें परमात्मा ने बहुत और लोगों का प्यार दिया है। 17 से उठ के हम 80 प्लस हो गए हैं। ये आशीर्वाद भगवान का हमें बहुत है, हम आगे भी लेते रहेंगे और चुनाव उसी शिद्दत और सरफरोशी से लड़ेंगे। ठीक है प्रेम जी, मंदिर जाना आगे के लिए और खास तौर से राम मंदिर का इशू अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। जयवीर ने कहा कि हमें भगवान का आशीर्वाद मिला है, हालांकि जनता का आशीर्वाद अभी भी आपके साथ है, आगे के लिए संभलेंगे। देखिए, चुनावी समय में मंदिर जाना और जैसे कांग्रेस के अध्यक्ष पद का उन्होंने भार ग्रहण किया, पदभार ग्रहण, तो न उसके पहले मंदिर गए, ना उसके बाद गए, ना बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। तो इस पाखंड को जनता पहचानती है और आने वाले दिनों में और बढ़िया से समझ जाएगी कि किस तरह से जो है इनके लिए मंदिर जाना सिर्फ चुनावी एक टंटा है, एक चुनावी जो है एक समीकरण हो सकता है कि मंदिर जाएं और वोट ले लें। अच्छा जयवीर, मेरी जनरल नॉलेज के लिए बताएं कि आगे भी मंदिर जाएंगे राहुल गांधी? अब जैसे चुनाव आ रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, यहाँ पर भी जहां जहां जाएंगे मंदिर में जाएंगे राहुल गांधी? देखिए, मैं एक आपको बता दूं कि जब केदारनाथ जी की यात्रा पे गए थे तब किसी भी राज्य में चुनाव नहीं हो रहा था। वो पहले भी जाते रहे हैं, वो गोल्डन टेम्पल भी गए थे, अब मंदिरों में गए, गुजरात में चुनाव के बगैर भी जाएंगे और अगले जहां जिन राज्यों में जहां उनकी आस्था जुड़ी है, जहां का वो आशीर्वाद लेना चाहते हैं, वो जरूर जाएंगे। पिछले 30 वर्ष से
इन्होंने पाखंड की बात किया, क्योंकि मेरे का वक्त नहीं है मैं पर बता दूं, क्या हमारा कोई धार्मिक स्थल हमारी राजनीतिक छड़ी बना है? क्या हमने मैनिफेस्टो में डाला है? 30 साल से जनता की आंखों में धूल ढोक रहे हैं, भगवान राम को एक आस्था से छोड़ के राजनीतिक बना के इस्तेमाल कर रहे नहीं है। अब हारे जरूर हैं, पर मुझे गर्व है मेरी पार्टी किसी धर्म और धार्मिक स्थल को मैनिफेस्टो में लगा के 30 साल से उसका दुरुपयोग नहीं कर रही। नहीं, उन्होंने आपको जनेऊ दिखा तो दिया, प्रमाण दे दिया। शुक्ला जी, आप ऐसे ही सवाल पूछ रहे हैं। मनीष कुछ कहना चाह रहे हैं? कोर्ट के ऊपर से जनेऊ, कोर्ट के ऊपर जनेऊ। आंचल, आपने जो जयवीर से सवाल पूछा कि आगे भी राहुल क्या मंदिर जाते रहेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है मंदिर जाने से अगर उनका संख्या बल बढ़ा है तो अगली बार वो मंदिर जाएंगे और अभिषेक भी कराएंगे। प्रेम शुक्ला जी, दिक्कत आपके लिए हो सकती है। अभी तक तो अरुण जेटली जी कह रहे थे कि हिंदू हृदय सम्राट के सामने कोई क्लोन चलेगा नहीं, लेकिन इतने ज्यादा मंदिर अगर वो जाते रहे और आशीर्वाद इस तरह से मिलता रहा जिस तरह गुजरात में माना जा सकता है कि मिला है, तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। प्लान बी नहीं, काश वो मंदिर आए, अच्छा लगेगा। मंदिर को बनवाने में रुकवाने में कपिल सिब्बल को जरा रोके हो कि मंदिर निर्माण में बाधा उत्पन्न करें। श्रीमती सोनिया गांधी जो है जिस तरह से लक्षित हिंसा विधेयक ला रही थी, जरा उनको भी समझाएं कि आप चर्च जाएं जरूर, लेकिन कम से कम जो है मंदिर जाने वालों को जो है सांप्रदायिक और लक्षित विधेयक लाकर जो है फंसाने का प्रयास न करें। और राहुल जी कृपया आगे न कहें कि मंदिर जाने वाले लड़कियों को छेड़ते हैं। नहीं प्रेम शुक्ला जी, लेकिन मामला तो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है ना। आप चाहे भी तो मंदिर बनवा नहीं सकते ना जब तक सुप्रीम कोर्ट इसमें फैसला नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट में बात रखना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ही गए थे ना, कांग्रेस के प्रत्याशी। क्या कहने गए थे वो कि नहीं 2019 तक मंदिर मत बनाओ। तो भाई राम मंदिर का इतना विरोध क्यों? राम मंदिर से इतनी ईर्ष्या क्यों? प्रभु रामचंद्र जी ठीक है, राम सेतु के कार्यकाल में राम सेतु को क्या किया उन्होंने? ये जो तस्वीरें हैं ये अभी बीजेपी के दफ्तर के बाहर की तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में, और यहाँ पर पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक भी होनी है, जिसे लेकर संशय खासतौर से हिमाचल को लेकर बना हुआ है कि वहां पर मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर फैसला होगा। गुजरात के मुख्यमंत्री पे जो औपचारिक तौर से घोषणा होगी वो यहाँ पर होगी, मंथन चलेगा। कितनी देर तक प्रदीप जी आपको लगता है कि ये सब पिक्चर सिर्फ मुख्यमंत्रियों को लेकर सबसे बड़ी चर्चा? हाँ, आधे पौन घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि गुजरात का लगभग तय ही है। केवल हिमाचल में एक नई परिस्थिति आ गई है कि जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे वो चुनाव हार गए हैं, तो अब तय करना है कि किसे बनाया जाए। मुझे लगता है ज्यादा उम्मीद यह है कि विधायकों में से ही किसी को चुना जाएगा मुख्यमंत्री। मतलब जेपी नड्डा का आप रूल आउट कर रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता, बिल्कुल। जयवीर, आप अपनी बात कुछ करना चाह रहे थे, अगर वो कंप्लीट करना चाहें, क्लोजिंग कमेंट्स। मैडम, मैं सिर्फ आखिरी में इतना कहूंगा, मेरे मित्र भारतीय जनता पार्टी से पिछले 30 वर्ष से राम मंदिर का मुद्दा ना इन्होंने संसद में उठाया है जी, ना सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। आप गुजरात के विकास के लिए काम कीजिए। पाकिस्तान और हफीज सैयद अपने आप बना रखेंगे। आप 6.5 करोड़ गुजरातियों का ध्यान रखिए, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। बीजेपी कह रही है जो जीता वही सिकंदर, लेकिन बाजीगर फिल्म का डायलॉग भी है, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। क्या कांग्रेस और राहुल गांधी खास तौर से इस बात को लेकर खुश हो सकते हैं कि 80 तक गुजरात जैसी जगह पर उन्होंने कांग्रेस को पहुंचा दिया है? आप सब हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।